हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का। मूर्तियाँ क्या थी, मूर्तियाँ जो मिली हैं, लिपि क्या थी, मापतोल किस प्रकार करते थे, मुहर उनकी कैसी थी, धार्मिक स्थिति और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के क्या क्या प्रमुख कारण मिले हैं। तो मूर्तियाँ तीन प्रकार की मूर्तियाँ मिलती हैं। मूर्तियों में जो मिलती हैं वो मानव मूर्तियों में अधिकतर स्त्रियों की है। स्त्रियों की है तभी तो सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को मातृ प्रधान या मातृ सत्तात्मक कहा जाता है, क्योंकि हमें खुदाई में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ स्त्रियों की मिली हैं। मूर्तियाँ जो थी वो तीन प्रकार की थी। एक थी मृण मूर्तियाँ जो मिट्टी की बनी होती थी, एक होती थी धातु मूर्तियाँ जो धातु की बनी होती थी, एक होती थी प्रस्तर मूर्तियाँ यानी कि जो पत्थर की बनी होती थी। जो पकी हुई मिट्टी होती थी उसको बोला जाता था टेराकोटा। पकी हुई मिट्टी को क्या बोला जाता था, टेराकोटा। तो मृण मूर्तियों में किस चीज़ का अभाव मिलता है, गाय के और घोड़े की मूर्तियों का अभाव मिलता है। पकी मिट्टियों का निर्माण जो था वो चिकोटी पद्धति से किया जाता था। किस पद्धति से किया जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकोटी पद्धति से किया जाता था। सर्वाधिक जो मृण मूर्तियाँ मिली हैं वो पशु पक्षियों, उसके बाद मिली हैं पुरुषों और स्त्रियों की मिली हैं। ठीक है, सर्वाधिक मृण मूर्तियाँ किसकी मिली हैं, पशु पक्षियों की, यानी कि जो कच्ची मिट्टी को अगर पकाया जाता है तो उसको बोलते थे टेराकोटा। ठीक है। धातु मूर्तियों की अगर मैं बात करूं तो मोहनजोदड़ो, लोथल, चन्हुद्रो और कालीबंगा, यहाँ से मिली हैं धातु मूर्तियाँ। ये लुप्त मोम या मधुचिष्ट विधि द्वारा बनाई जाती थी। किस विधि द्वारा, मधुचिष्ट विधि द्वारा बनाई जाती थी। ठीक है। प्रस्तर मूर्तियों की अगर बात करूं मैं तो इन मूर्तियों में जो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक योगी की है। किसकी है, एक योगी की है। इस मूर्ति की क्या विशेषता है, इस मूर्ति की मूछें जो है ना, मूछें जो है वो नहीं है। इस मूर्ति की जो मूछें नहीं है, दाढ़ी है। मूछें इस मूर्ति की, यही तो विशेषता है, एक योगी मिला है। इस मूर्ति की मूछें नहीं है, क्या है, दाढ़ी है। फिर क्या बात करते हैं हम, श्वेत पाषाण निर्मित एक संयुक्त पशु मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जिसमें शरीर भेड़ का तथा मस्तिष्क हाथी का है। जिसमें शरीर किसका है, भेड़ का तथा मस्तिष्क हाथी का है। फिर बात करूं प्रस्तर मूर्तियों में दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र। दैमाबाद जो है मनुष्य की मूर्ति मिली है। सांड, गेंडा, हाथी, तांबे का रथ चलता हुआ इनकी मूर्ति मिली है। दैमाबाद की अगर मैं बात करूं, गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र था उस टाइम। किसकी घाटी में, गोदावरी नदी की घाटी में स्थित। ठीक है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करूं तो भाव चित्रात्मक है। क्या है, भाव चित्रात्मक। इसकी लिपि को अभी तक पढ़े नहीं जा सका। अज्ञात लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है, अज्ञात लिपि है। इसमें 65 मूल चिन्ह है एवं 375 से 400 तक पिक्टोग्राफ यानी कि चित्राक्षर है। क्या है, 375 से 400 तक तो इसमें चित्राक्षर है। कितनी बड़ी लिपि है। प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव का या वस्तु का सूचक है। प्रत्येक जो अक्षर है यानी कि 375 से 400 तक के पिक्टोग्राफ जो हैं वो किसी ध्वनि भाव का सूचक है या वस्तु का सूचक है। ठीक है। यह लिपि प्रथम पंक्ति में दाएं से बाईं ओर, यानी कि प्रथम पंक्ति की अगर मैं बात करूं तो दाएं से बाएं ओर तथा दूसरी पंक्ति जब शुरू होती है तो बाएं से दाईं ओर लिखी गई है। यह तरीका क्या कहलाता है, ब्रुष्टोभेदम कहलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो लिखी गई है वो कौन से तरीके में लिखी गई है, ब्रुष्टोभेदम। लिपि पर सबसे ज्यादा यू आकार, सबसे ज्यादा कौन से आकार, यू आकार, तथा सबसे ज्यादा प्रचलित चिन्ह मछली का है। यू आकार का तथा मछली का चिन्ह सबसे ज्यादा प्रचलित है। अधिकांश अभिलेख क्या हैं, छोटे हैं यानी कि संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। कितने हैं, लगभग 26 चिन्ह हैं। 26 चिन्ह मिलते हैं सबसे लंबे अभिलेख में। ठीक है। मैं बात करूँ इसकी मापतोल क्या थी, मापतोल कैसे करते थे वे। मापतोल की इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन कई बार। 16 या उसके अपवर्तक, 16 या उसके अपवर्तक का यूज करते थे, यानी कि 16 का कोई गुणनखंड होगा या 16 होगा, यानी कि 16 उसकी अपवर्तक की था उस टाइम जो मापतोल में था। मोहनजोदड़ो से क्या मिलता है हमें, सीप का, तथा लोथल से हाथी दांत का भी पैमाना मिलता है, यानी कि पैमाना यानी कि तोलने का होता है। ठीक है। माप तोल में प्रयोग किया जाता था पैमाना।
बाटों के निचले मापदंड द्विधारी जबकि ऊपरी मापदंड जो होते दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। ठीक है, बाट जो होते थे वो निचले मापदंड जो थे वो द्विआधारी जबकि ऊपरी मापदंड क्या थे, दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। बाट कैसे थे, बाट घनाकार भी थे, घन के आकार भी थे, बेलन के आकार भी थे और ढोलनाकार भी थे और शंक्वाकार भी थे और वर्तुलाकार भी थे। बाट कई प्रकार की बाट, घनाकार, बेलनाकार, ढोलनाकार, शंक्वाकार तथा वर्तुलाकार। अब बात करें मोहर, मोहर कैसी मिलती है। मोहर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये देखो जो हाईलाइट क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मोहर जो मिलती हैं बेलनाकार में मिलती हैं, वर्गाकार भी मिलती हैं, आयताकार और वृत्ताकार, चारों प्रकार की मोहर मिलती हैं। अधिकांश मोहरें जो हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, जो कहाँ है, पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में। जो कैसी हैं, मोहनजोदड़ो से जो मोहरें मिली हैं वो ज़्यादातर कैसी हैं, चौकोर हैं। जो मोहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे अधिक प्रचलित मोहर कैसी हैं, चौकोर मोहर प्रचलित है। सबसे ज़्यादा कौन सी प्रचलित मोहर है, चौकोर मोहर प्रचलित है। अधिकांश मोहरों का निर्माण किससे किया गया है, सेल खड़ी से किया गया है। किससे, सेल खड़ी से। कुछ मोहरें कैसी मिली हैं, काचली मिट्टी से मिली हैं, गोमेद से बनी हैं और चट से बनी है। ठीक है, मगर जो अधिकांश मोहरें हैं का जो निर्माण है वो सेल खड़ी के द्वारा हुआ है। कई बार क्वेश्चन आता है, अधिकांश मोहरों का निर्माण किससे हुआ है, सेल खड़ी से हुआ है। हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक क्या एक पशु है, उसका नाम है श्रृंगी पशु। हड़प्पा की जो मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। किस पशु का मिलता है, एक श्रृंगी पशु। श्रृंगी पशु है कोई, उसका अंकन मिलता है। ठीक है, यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर से स्त्री जो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा किसका प्रतीक है, उर्वरता की देवी का प्रतीक है। ठीक है, मोहनजोदड़ो, लोथल एवं कालीबंगा से राज मुद्रांक भी मिले हैं। क्या मिले हैं, राज मुद्रांक भी मिले हैं। मोहरों पर सींग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहरों पर सींग, ऊंट तथा घोड़ों का चित्रण नहीं मिलता। किसका चित्रण नहीं मिलता, तीन का चित्रण नहीं मिलता, सींग का, ऊंट का और घोड़े का। याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सिंधु सभ्यता की जो मोहरें मिली हैं उन पर किसका चित्रण नहीं मिलता, सींग का, ऊंट का तथा घोड़े का। सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया के मध्य जो व्यापारिक संबंध ज्ञात होता है वो मोहर पर एक बैल की आकृति मिलती है। किस पर मिलती है, मोहर पर एक बैल की आकृति मिली है, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध था। ठीक है, इनकी अगर मैं धार्मिक स्थिति की बात करूँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की, तो धार्मिक स्थिति में ये पूजा किसकी करते थे, कुवड़ वाले सांड की पूजा करते थे। पशुओं में किसकी पूजा करते थे, कुवड़ वाले सांड की पूजा करते थे। देवी माता की भी वो करते थे पूजा, यानी कि मातृ देवी की भी उपासना करते थे। मातृ देवी यानी कि देवी माता की उपासना करते थे। भगवान में पशुपति शिव की पूजा करते थे और इनकी पूजा करते थे नाग पूजा, वृक्ष पूजा, अग्नि पूजा, जल पूजा, पीपल यानी कि वृक्षों में किसकी पूजा करते थे, पीपल की पूजा करते थे। और क्या क्या मानते थे, भक्ति एवं परलोक जैसी अवधारणा भी उस टाइम पर विद्यमान थी। भूत प्रेत में विश्वास था, यानी कि अंधविश्वास की ओर अग्रसर थे। तंत्र मंत्र में विश्वास था इनका, पुनर्जन्म में विश्वास था, यज्ञ से भी परिचित थे। स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य भी मिलते हैं, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य भी मिलते हैं, जो संभवतः सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता था उस टाइम। ठीक है, प्रतीक माना जाता था। अब माना जाता है, मतलब सूर्य अब के लोग मानते होंगे कि ये स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य जो मिले हैं जो संभवतः सूर्य पूजा करते होंगे। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, सिंधु घाटी के जो मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं कहीं भी नगरों में। बड़ी संख्या में ताबीज मिलते हैं, जिससे उनके अंधविश्वास के पता होने का साक्ष्य भी मिलता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बहुत से कारण हैं। ठीक है, जो पतन है वो पतन का जो अर्थ माना जाता है सभ्यता का रूप परिवर्तन है, सभ्यता का रूप परिवर्तन है। देखो बाद के काल में यह सभ्यता एक बार फिर से नगरीय चरण से ग्रामीण चरण में पहुंच गई थी। ठीक है, जो बाद का काल था तो सिंधु घाटी सभ्यता तो एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वह वैदिक सभ्यता इसके बाद का टॉपिक है।
तो बाद के काल में क्या हुआ, वो नगरीय चरण से ग्रामीण चरण में भी पहुंच गई थी। ठीक है, इसके पतन के कई कारण हैं। ठीक है, देखो गार्ड एक विद्वान आते हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसके पतन के कारण बताए हैं, मगर सबसे जो महत्वपूर्ण कारण माना गया है वो आर्यों का आक्रमण है। क्या माना गया है? आर्यों का आक्रमण है। गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर ने बताया कि इनका जो पतन हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो आर्य आए हैं बाहर से, उनका आक्रमण है। ठीक है, जॉन मार्शल मेके एवं एस आर राव ने कहा है कि बाढ़ से, जो सिंधु नदी थी उसके बाढ़ से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। ओरेल स्टाइन एवं एन घोष ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। एम आर साहनी ने बताया है कि भूगर्भिक परिवर्तन हुआ है, यानी कि भूकंप आया होगा, इन्होंने बताया है। जॉन मार्शल ने रासायनिक शिथिलता बताया है। के यू आर कनेडी ने प्राकृतिक आपदाओं को उसका जिम्मेदार बताया है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का। रेइक्स ने बताया है कि भूकंप इसका विशेषकर जिम्मेदार रहा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का। हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को जो उत्तरदायी किसने माना था? सर मार्टिन व्हीलर ने माना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। जो हड़प्पा संस्कृति का जो विघटन हुआ है उसके लिए इंद्र को उत्तरदायी किसने माना है? सर मार्टिमर व्हीलर ने उसके लिए